नमस्कार दोस्तों। अगले कुछ मिनटों तक इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या जिसको स्लीप एपनिया भी बोलते हैं या ओएसए भी बोलते हैं और साधारण भाषा में कहें तो नींद में खर्राटे आने और उसके साथ सांस रुकने की बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है। इससे पहले कि हम इलाज के बारे में चर्चा करें, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि नॉर्मली जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं। इस बाईं तरफ के चित्र में आप देख सकते हैं कि हमारी छाती में पसलियों के नीचे फेफड़े होते हैं। ये फेफड़े एक नली जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं उसके द्वारा सांस के रास्ते से जुड़े हुए होते हैं। इस ट्रेकिया में वायु के जाने के लिए दो तरह के रास्ते होते हैं। एक नाक से हम सांस ले सकते हैं जिससे वायु अंदर जा सकती है, और कई बार आपने देखा होगा कि जब हमें जुकाम होता है या नाक किसी और वजह से बंद हो जाती है तो ये रास्ता मुंह से भी जुड़ा होता है, तो हम मुंह खोल करके भी सांस ले सकते हैं। जब भी हम सांस अंदर खींचते हैं तो हमारे एक मांसपेशी जो पेट और छाती के बीच में होती है और जिसको डायफ्राम बोलते हैं वो सिकुड़ती है। इसके अलावा कुछ मांसपेशियां हमारी पसलियों के बीच में होती हैं, वे सिकुड़ती हैं, जिससे कि छाती के अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और सांस अंदर आती है। जब ये मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं तो एक धक्का लगता है फेफड़ों के ऊपर, और जिसकी वजह से वायु बाहर चली जाती है। पिछली स्लाइड में हमने बात की कि नॉर्मली हम सांस कैसे लेते हैं, लेकिन सोते हुए हमारे श्वसन तंत्र में कुछ बदलाव आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम सीधे खड़े होते हैं तो ये तालू आगे की तरफ होता है, जीभ भी आगे की तरफ होती है और हमारा नाक से लेकर के और श्वसन नली तक का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ होता है, तो हम बिल्कुल आराम से सांस ले पाते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो कुछ व्यक्तियों में जिनका तालू बड़ा होता है या जिनके तालू के अंदर ब्रेन से पूरे इम्पल्सेस नहीं आते या जिनका वज़न ज़्यादा होता है तो इस वजह से उनका तालू भारी होता है या जीभ भारी होती है, तो उन व्यक्तियों में ये तालू या जीभ पीछे की तरफ गिरते हैं और जो सांस का रास्ता सोते हुए नॉर्मली खुला रहना चाहिए उसको ये अवरुद्ध कर देते हैं। जब ये इस वाले डायग्राम में आप और क्लियरली देख सकते हैं कि जब सांस का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है सोते हुए तो वायु अंदर नहीं जा पाती है। जब वायु अंदर नहीं जा पाती तो शरीर वायु खींचने के लिए जोर लगाता है। उसमें अगर सांस का रास्ता हल्का बंद होता है तो तालू का ये हिस्सा फड़फड़ाता है और उससे खर्राटों की आवाज़ पैदा होती है। जब रास्ता पूरा बंद हो जाता है तो हालांकि आपका छाती और आपका पेट सांस लेने के लिए जोर लगाते हैं, लेकिन फिर भी आप सांस अंदर नहीं ले पाते और स्लीप एपनिया या ओएसए की प्रॉब्लम का जन्म होता है। अब ये जाने कि ये प्रॉब्लम किस किस वजह से होती है। इस प्रॉब्लम के होने के चार कारण हैं। सबसे पहला कारण कि जिन व्यक्तियों के अंदर वज़न ज़्यादा होता है, गर्दन मोटी होती है, उन लोगों के अंदर जो सांस का ऊपरी रास्ता है उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा वसा या फैट जमा हो जाता है, जो कि हमारे अंदर के सांस वाले रास्ते को अंदर की तरफ धकेलता है और इस वजह से वो रास्ता छोटा हो जाता है। और साथ ही साथ जिन व्यक्तियों का वज़न ज़्यादा होता है, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, उनका तालू भारी हो जाता है या उनकी जीभ जो है वो मोटी हो जाती है और सोते हुए वो पीछे की तरफ गिरती है और सांस का रास्ता बंद कर देती है। दूसरा कारण होता है कि कुछ व्यक्तियों के अंदर जब भी सांस का रास्ता रुकता है तो उनका मस्तिष्क पूरी तरीके से सो नहीं पाता। वो मस्तिष्क बार बार कुछ कुछ देर के लिए, कुछ कुछ सेकंड्स के लिए जगता है। हालांकि व्यक्ति उस दौरान पूरी तरीके से नहीं जग पाता, जैसे कि आप अभी जगे हुए हैं तो आपको सुबह उठ कर के ये महसूस होता है कि या तो रात को गहरी नींद नहीं आई या जैसे पूरी रात सपनों में निकल गई। और जिन व्यक्तियों के अंदर
ये मस्तिष्क पूरी तरीके से नहीं सो पाता है नींद के दौरान, उनके अंदर भी जो तालू और जीभ की मसल्स हैं, इसको जो ब्रेन से इम्पल्सेस आते हैं जो कि हमारे तालू और जीभ की मसल्स को पूरा टोन मेंटेन करते हैं ताकि वो पीछे की तरफ ना गिरे, वो भी चीज़ ख़त्म हो जाती है और इस वजह से वो तालू या जीभ पीछे की तरफ गिरते हैं। तीसरा, कुछ व्यक्तियों में ऐसा होता है कि अगर ज़रा सा भी शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, तो उनका श्वसन तंत्र का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, जहाँ से वो सब कंट्रोल होता है ब्रेन के अंदर, वो ये महसूस करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर ये महसूस करता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और इस वजह से वो श्वसन की जो गति है और जो उसकी श्वसन लेने का जो हमारी डेप्थ है, उस दोनों को बढ़ाता है और इस वजह से भी ओएसए की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा कारण ये होता है कि बहुत सारे व्यक्तियों में अगर मान लीजिए वो कोई दवाई लेते हैं, जैसे कि कोई नींद की दवाई, या मान लीजिए वो शराब का सेवन करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो तालू की मसल्स हैं, जो जीभ की मसल्स हैं, जो हमारे सांस के ऊपरी रास्ते की मसल्स हैं, उनमें ब्रेन से जो संवेदनाएं आती हैं जो कि उसको खुला रखती हैं, वो संवेदनाएं कम हो जाती हैं और इस वजह से सोते हुए ये रास्ता बंद हो जाता है। अधिकतर लोगों में केवल कोई एक मैकेनिज़्म नहीं होता, बल्कि ये चारों मैकेनिज़्म अलग अलग मात्रा में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम बनती है। हम स्लीप एपनिया के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो स्लीप एपनिया से कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि ये वज़न बढ़ा सकता है, अगर इसका इलाज ना हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में स्ट्रोक होने की वजह से लकवा हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कुछ तरह के कैंसर्स की संभावनाएं भी बढ़ सकती है, क्योंकि स्लीप एपनिया वाले लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। इसके अलावा इसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, याददाश्त की बीमारी या नशे की बीमारी, या फिर शरीर में जगह जगह दर्द या परेशानी की समस्याएं हो सकती हैं। जिन व्यक्तियों को स्लीप एपनिया होता है, ऐसा पाया गया है कि वो लोग अधिकतर समय अपना काम पूरी ढंग से नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनकी इनकम में भी कमी आ सकती है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको स्लीप एपनिया की वजह से रात में नींद पूरी नहीं हो पाती, और अगर उनको दिन में नींद आ जाए, ख़ास तौर पे अगर वो कोई बड़ी मशीन पे काम करते हैं, जैसे कि किसी इंडस्ट्री में, या मान लीजिए वो कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी नींद की झपकी आने से खुद की ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों में अक्सर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होती है, वो अपने ज़िंदगी को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। कई लोगों के अंदर खर्राटे की वजह से ऐसा भी हुआ है कि तलाक तक की नौबत आ गई है। इसलिए स्लीप एपनिया का इलाज करना ज़रूरी है। स्लीप एपनिया के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। इसके अलावा इस बीमारी को हम ऑपरेशन से या बिना किसी ऑपरेशन के दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग तरीके होते हैं, जिसके बारे में हम बहुत ही ब्रीफली एक चर्चा करें। स्लीप एपनिया के इलाज के लिए एक जो तरीका होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और उसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि वज़न का बढ़ना एक मेजर कारण है जिसकी वजह से स्लीप एपनिया होता है, और ऐसा भी देखा गया है कि वज़न कम होने से स्लीप एपनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसके अलावा हमने बात की कि स्लीप एपनिया के लोगों में केवल स्लीप एपनिया ही नहीं होता, अधिकतर लोगों में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लिवर में वसा का जमाव, डिप्रेशन, नशे की तकलीफ़, नींद का ठीक से नहीं आना, ये बहुत सारी अलग अलग बीमारियां भी होती हैं। इसको देखते हुए एम्स ऋषिकेश में हमने मेटाबॉलिक हेल्थ क्लिनिक की स्थापना की, जिसके अंदर हम आपको ये बताते हैं कि कैसे आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपना वज़न कम कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको जो बाकी तकलीफ़ों की हमने बात की, अगर वो हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो उसका इलाज भी इस मेटाबॉलिक हेल्थ क्लिनिक में किया जाता है। मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस जो होती हैं, ये हमारे यहाँ का डेंटल विंग वो इसको बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डिवाइसेस आपको सोते हुए पहननी होती हैं और ये दांतों के ऊपर लग जाती हैं। ये डिवाइसेस अक्सर अगर किसी व्यक्ति को बहुत हल्की से मध्यम तीव्रता की स्लीप एपनिया की बीमारी होती है, तो हम एडवाइस करते हैं ये डिवाइसेस सोते हुए जब आप पहनते हैं तो ये आपके निचले जबड़े को आगे की तरफ खींचती हैं। जब आप ये निचला जबड़ा आगे की तरफ खिंचता है तो आप देख सकते हैं कि जो आपका सांस का रास्ता है ये सोते हुए भी खुला रहता है और स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। एक दूसरा जो तरीका है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी। इस थेरेपी के अंदर एक मशीन होती है जो कि जिसके अंदर एक होस पाइप जुड़ा होता है और जो व्यक्ति होता है वो नाक पर एक मास्क लगाता है। ये मशीन प्रेशर से हवा देती है जो कि इस मास्क के द्वारा आपके सांस के रास्ते में जाती है। इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति को स्लीप एपनिया नहीं होता उसका सांस का रास्ता सोते हुए भी खुला रहता है और वो आराम से अपनी सांस ले सकते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों के जो सांस का रास्ता है वो रात में सोते हुए बंद हो जाता है, अगर वो हल्का बंद होता है तो उसमें खर्राटे की आवाज़ बनती है। जब वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है तो इसका मतलब है कि सांस पूरा रुक गया और स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो गई। ये जो हमने मशीन की बात की थी सी पैप, जिसके अंदर प्रेशर से हवा जाती है, ये हवा नाक के रास्ते आपके सांस के रास्ते में भी जाती है और जब ये सांस के रास्ते में जाती है तो ये आपके तालू और जीभ इसको सहारा देती है। आपके सांस का ऊपरी रास्ता है उसको पीछे की तरफ धक्का देती है, जिससे कि आपका सांस का रास्ता खुला रहता है और आप बिल्कुल आराम से सोते हुए सांस ले सकते हैं। जब हम सर्जिकल ऑप्शंस की बात करते हैं तो जिन व्यक्तियों के टॉन्सिल्स बड़े होते हैं उनको हम हमारे यहाँ पे ईएनटी सर्जन के पास भेजते हैं। अधिकतर लोगों में ऐसा देखा गया है कि अगर कोई और प्रॉब्लम ना हो तो टॉन्सिल्स के बाद स्लीप एपनिया इम्प्रूव हो जाता है, ख़ास तौर पे बच्चों में जिनके अंदर मोटापा नहीं है। अगर मोटापा है तो भी टॉन्सिल्स का ऑपरेशन या दवाई के द्वारा उनका नॉर्मल साइज़ में आ जाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग सी पैप नहीं लगा पाते उनके अंदर कुछ और सर्जरी की जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस व्यक्ति का तालू काट के छोटा कर दिया गया है, जीभ को काट करके छोटा कर दिया गया है। इस तरह के ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं, लेकिन अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की गाइडलाइंस के हिसाब से ये ऑपरेशन केवल तभी किए जाते हैं जबकि व्यक्ति जो पैप डिवाइस है या पैप थेरेपी है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता या उससे उनके अंदर किसी न किसी तरह की परेशानी महसूस होती है। इन चित्र में आप देख सकते हैं कि इस बिटिया की जो नाक के नीचे की हड्डी है ये छोटी है, इस वजह से उसका जबड़े का नीचे वाला हिस्सा वो बाहर निकला हुआ है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर पैप डिवाइस काम नहीं करती और इनको हम हमारे यहाँ पे मैक्सिलोफेशियल सर्जरी यूनिट के अंदर भेजते हैं, जो कि सर्जरी करके इस पूरे जबड़े के हिस्से को आगे कर देते हैं। इससे न केवल चेहरा नॉर्मल हो जाता है बल्कि सांस की रुकने की जो प्रॉब्लम है यानी स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाती है।
सिमिलर सर्जरी की जाती है उन लोगों में जिनके ठोड़े की हड्डी है वो पीछे की तरफ होती है या छोटी होती है। ऐसे लोगों में भी अगर सर्जरी करके इस जबड़े को आगे की तरफ कर दिया जाए तो उससे सांस का रास्ता बेहतर हो जाता है, खुल जाता है। और अगर उनमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से स्लीप एपनिया बने, जैसे कि नशीले वस्तुओं का सेवन या ब्रेन से इम्पल्सिस के में कमी, अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो केवल इसी तरीके से स्लीप एपनिया का इलाज किया जा सकता है। अन्यथा इनको किसी और तरह की थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मोटापा कंट्रोल नहीं हो पाता। उन लोगों के अंदर हम लोगों के यहाँ पे सुविधा है कि हमारे यहाँ मोटापे की सर्जरी भी की जाती है, जिसको हम बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं या वज़न कम करने की सर्जरी बोलते हैं। इसके अंदर ऑपरेशन करके आपके पेट को या तो छोटा कर दिया जाता है या फिर आपके पेट के रास्ते को इस तरीके से किया जाता है कि जो भी खाना आप खाते हैं उसका बहुत कम भाग का पाचन हो और अधिकतर खाना शरीर में पचे बिना बाहर निकल जाए ताकि व्यक्ति का वज़न कम हो सके। लेकिन अक्सर ये बहुत ज़्यादा मोटे व्यक्तियों के लिए ही इस ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। इस तरीके से आपने देखा कि स्लीप एपनिया के लिए हमारे पास कई तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें से आपकी कंडीशन के हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट है हम लोग वो आपके लिए चूज़ करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि अगर आपके चेहरे की बनावट में कोई दिक्कत नहीं है तो पेप थेरेपी जो है वो इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है या सबसे बढ़िया कारगर थेरेपी अभी तक पाई गई है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पेप थेरेपी के लिए अपनी कंसेंट दें और उसके लिए आप प्रिपेयर हों। उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है वो आपको हमारी स्लीप लैब के अंदर मौजूद डॉक्टर्स और स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट बता देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल हो तो हम उनके जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद।